गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सिद्धार्थ कुमार, परफेक्शन आईएएस में स्वागत आपका। और हम लोग भूगोल के मौलिक संकल्पनाओं के विषय में लगातार अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी को जारी रखते हुए आज हम भूगोल की कुछ मौलिक संकल्पनाओं की चर्चा करेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से और साक्षात्कार की दृष्टि से आपके लिए बहुउपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आइए हम लोग भूगोल की मौलिक अवधारणाओं पर चर्चा करते हैं। पिछली क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ों के विषय में पढ़ा। हमने देखा रिवर्स क्या है, कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर्स क्या होती है, ड्रेनेज पैटर्न क्या है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होती है, रॉक्स क्या है, चट्टानें क्या है, इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स किसे कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, माउंटेन्स क्या हैं, माउंटेन रिज क्या होते हैं, माउंटेन रेंज किसे कहते हैं, माउंटेन सिस्टम किसे कहते हैं, और इसी प्रकार के तमाम बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज उसी कड़ी को जारी रखते हुए हम लोग कुछ और भूगोल की मौलिक संकल्पनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। अनाच्छादन, छादन, डेनुडेशन, लिसन। पृथ्वी के धरातल पर दो प्रकार की शक्तियों का प्रभाव पाया जाता है। वे आंतरिक शक्तियों के रूप में और बाह्य शक्तियों के रूप में होती हैं। पृथ्वी के अंदर कार्यरत शक्तियां आंतरिक शक्तियों के रूप में कार्य करती हैं और वे पृथ्वी के धरातल पर विषमताओं को जन्म देती हैं। आंतरिक शक्तियों के कारण धरातल पर कहीं पर्वतों के निर्माण आपको दिखाई देंगे, कहीं पठारी संरचना विकसित हो जाती है, कहीं मैदान विकसित होते और इसी प्रकार के तमाम कई स्थल रूपों का विकास सुनिश्चित होता है। सो इंटरनल फोर्सेस ऑफ अर्थ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लैंड फीचर्स ऑन अर्थ सरफेस। तो केवल आंतरिक शक्तियां ही पृथ्वी के धरातल पर स्थलाकृतियों को जन्म नहीं देती, बाह्य शक्तियों का भी प्रभाव पड़ता है पृथ्वी के धरातल पर स्थलाकृतियों के निर्माण में। गौर करें, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां जहां पृथ्वी पर विषमताओं को जन्म देती हैं, रिलीफ फीचर्स डेवलप करती हैं, उच्चावच का विकास करती हैं, वहीं पर पृथ्वी की जो बाह्य शक्तियां हैं उन उच्चावचों का काट छाट करके, उनका अपक्षय और अपर्दन करके उस धरातल को समतल बनाने का प्रयास करती हैं। तो दो प्रकार की शक्तियां, इंटरनल फोर्स ऑफ द अर्थ, एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द अर्थ। इंटरनल फोर्स पृथ्वी के धरातल पर विषमताओं को जन्म देती हैं, रिलीफ फीचर्स का विकास करती हैं, उच्चावच को जन्म देती हैं, वहीं पृथ्वी की बाह्य शक्तियां उन उच्चावचों को काट छाट करके समतल बनाने का प्रयास करती है और पृथ्वी की बाह्य शक्तियों के द्वारा इस समतलीकरण की प्रक्रिया को ही हम अनाच्छादन कहते हैं। ठीक है। अब आंतरिक शक्ति ने मान लीजिए कि पर्वत का निर्माण कर डाला। पृथ्वी की बाह्य शक्तियां जैसे रनिंग वाटर है, सर्कुलेटिंग विंड्स है, पर्वतों पर पाए जाने वाले स्लाइडिंग आइस शीट ग्लेशियर्स हैं, ये सब चट्टानों को काटते हैं और काट करके इस धरातल को समतल करने का प्रयास करते हैं, इसके समतलीकरण का प्रयास करते हैं। इसी प्रयास को अनाच्छादन कहा जाता है, इसे ही डेनुडेशन कहा जाता है। तो अनाच्छादन पृथ्वी के धरातल के समतलीकरण की प्रक्रिया है जो पृथ्वी की बाह्य शक्तियों के द्वारा की जाती। ठीक है। अनाच्छादन कैसे सुनिश्चित होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यह समझने का प्रयास करें कि पृथ्वी की बाह्य शक्ति क्या है। पृथ्वी की बाह्य शक्तियां वायुमंडलीय, दे आर एटमॉस्फेरिक। नदी या प्रवाहित जल, ये पृथ्वी की एक बाह्य शक्ति के रूप में। सर्कुलेटिंग विंड जिसे आप पवन कहते हैं, गतिशील वायु जिसे आप पवन के रूप में जानते हैं, यह पृथ्वी की एक बाह्य शक्ति है। तटीय क्षेत्रों में सागरीय तरंग है, यह पृथ्वी की एक बाह्य शक्ति के रूप में मानी जाती। ठीक है।
ग्लेशियल रीजन्स में, हिमानी क्षेत्रों में हिमनद हैं, हिमानी क्षेत्रों में हिमनद हैं, ये पृथ्वी की वाह्य शक्ति के रूप में मानी जाती है। हिमनद है क्या? ग्लेशियर्स होते क्या है? स्लाइडिंग आइस शीट ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज ग्लेशियर। पृथ्वी के धरातल पर सरकते हुए हिमनदों को, हिम राशि को, उसी को हिमनद कहा जाता है। तो ये सब, चाहे वो रिवर्स हो, सर्कुलेटिंग विंड हो, सी वेव्स हो, ग्लेशियर्स हो, दे ऑल आर एटमॉस्फेरिक। इन सब के विकसित होने का कारण, इनकी उत्पत्ति का कारण वायुमंडलीय है। एंड एज दे आर एटमॉस्फेरिक, दे आर रिगार्डेड एज एक्सटर्नल फोर्सेज ऑफ अर्थ। और वो वायुमंडलीय है, इनकी उत्पत्ति का कारण वायुमंडलीय है, इसीलिए इन्हें पृथ्वी की वाह्य शक्ति कहा गया। और इन शक्तियों के माध्यम से चट्टानों का विखंडन होगा, उनका वियोजन सुनिश्चित होता है, और विखंडन और वियोजन के माध्यम से ये धरातल के समतलीकरण की प्रक्रिया में संलग्न पाए जाते हैं। ठीक है, तो अनाच्छादन पृथ्वी पर पाई जाने वाली, पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली विषमताओं के समतलीकरण की प्रक्रिया का नाम है, जिसमें पृथ्वी की बाह्य शक्तियां संलग्न पाई जाती। ठीक है, अनाच्छादन दो रूपों में आपको दिखाई देगा, ध्यान दें। अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय और अपर्दन। वेदरिंग एंड इरोजन, वेदरिंग एंड इरोजन, दो शब्द हैं, देखिए। अपक्षय और अपर्दन के माध्यम से पृथ्वी की बाह्य शक्तियां धरातल के समतलीकरण का प्रयास करती। कैसे? सबसे पहले वेदरिंग को देखते हैं, अपक्षय को देखते हैं। गौर कीजिए आप, वेदर, सबसे पहले इस शब्द पे ध्यान दीजिए। वेदर, इट मीन्स मौसम, मौसम। मौसम क्या है? एक वायुमंडलीय दशा है, और कोई भी स्थान हो, उस स्थान की 24 घंटे के अंदर किस प्रकार की वायुमंडलीय दशा है, तापमान कितना है, वायु दाब की स्थिति क्या है, वास्तविक आर्द्रता कितनी है वायुमंडल में, सापेक्षिक आर्द्रता कितनी है वायुमंडल में, अगर वर्षा हो रही है तो वर्षा किस प्रकार की है, कितनी मात्रा है वर्षा की, पवन संचार है तो उनकी गति क्या है, उनकी दिशा क्या है। इन समस्त वायुमंडलीय दशाओं का जब अध्ययन करते हैं तो वो क्या है? मौसम। तो किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा होती है, अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा, वायुमंडलीय दशा। फॉलो किया? किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। अब किसी स्थान की अगर दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं को ले और उनका एक एवरेज निकाल लें, उनका एक औसत निकाल लें, तो वही वहां की जलवायु हो जाती। तो मौसम और जलवायु में फर्क है, जलवायु में फर्क, क्लाइमेट। क्या फर्क है दोनों में? मौसम किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा है, जलवायु उस स्थान की दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का एक एवरेज है, औसत। ठीक है, मौसमी प्रभाव से अगर चट्टानों का विखंडन होता है, क्या होगा? विखंडन, और फिर क्या होंगे? वियोजन। चट्टानों के विखंडन और वियोजन होते हैं तो उसी को हम वेदरिंग कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू वेदर एलिमेंट्स, मौसमी तत्वों के प्रभाव से, मौसमी तत्वों के प्रभाव से जब कभी भी चट्टानों के विखंडन और वियोजन हो तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है अपक्षय।
वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स बाय वेदर एलिमेंट्स। अब कैसे, इस पर गौर करें आप, ध्यान दीजिए। टेम्परेचर, ताप, ताप क्या है? मौसम का एक तत्व है, मौसमी तत्व है, मौसमी तत्व है टेम्परेचर, ताप। ठीक है, मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है जहां की तापमान की अधिकता है और वर्षा अत्यंत कम है, मे बी द ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, वे संसार के उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हो सकते हैं। ठीक है, सहारा मरुस्थल का आपने नाम सुना है, सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल। मरुस्थल कहां पाए जाते? तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में ये मरुस्थल पाए जाते। गौर करें आप यहां देखिए, वर्ल्ड के मैप पे देखिए, ये एरिया आपको जो दिख रहा है वर्ल्ड के मैप पर, ये एरिया, ये देखिए सहारा है, सहारा डेजर्ट का है, मरुस्थल का है। यहां पर आप देखेंगे कालाहारी डेजर्ट पाए जा रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे रब अल खाली है, सऊदी अरबिया में ये डेजर्ट है, और इसी प्रकार से तमाम डेजर्ट यहां पर आपको पश्चिमी एशिया में दिखाई दे रहे हैं। भारत में यहां आपको थार का डेजर्ट दिखाई देता है। ठीक है, यहां पर आप देखें ये अटकामा डेजर्ट आपको दिखाई दे रहा है साउथ अमेरिका में। इसी प्रकार से नॉर्थ अमेरिका में यहां पर डेजर्ट पाए जाते हैं। लिसन, नॉर्थ अमेरिका में यहां पर डेजर्ट पाए जाते हैं। ओके, यहां ऑस्ट्रेलिया में देखिए डेजर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। गौर कीजिए, संसार के उष्ण मरुस्थल, एक मरुस्थल हमने लिया कि ये सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, सहारा मरुस्थल है, सहारा डेजर्ट। गौर कीजिए कहां पर है? तो अफ्रीका में। ये मान लीजिए कि ये अफ्रीका है और अफ्रीका के नॉर्थ में यहां पर सहारा डेजर्ट। इस डेजर्ट में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या है? टेम्परेचर बहुत अधिक है, वर्षा की मात्रा बहुत कम है, उष्ण मरुस्थल है ये। अब मान लीजिए कि इस मरुस्थल में कहीं पर कोई ये चट्टान है, मान लीजिए कि ये रॉक चट्टान, ठीक है। अब इस चट्टान पर दिन के समय सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं इस चट्टान पर, सूर्य की किरणों का प्रभाव है, सहारा मरुस्थल की ये चट्टान, और इस पर सूर्य की किरण का प्रभाव दिन के समय। तापमान की अधिकता के कारण इन चट्टान की ऊपरी परत में एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है। ये चट्टान की ऊपरी परत तापमान को प्राप्त करके फैल जाती है। कोई भी पदार्थ है और उस पदार्थ को अगर आप गर्म करते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होने के कारण उसका क्षेत्र प्रसार होता है। उसी प्रकार से दिन के समय सूर्य की किरणों के तापीय प्रभाव के कारण इस चट्टान की ऊपरी परत एक्सपैंड करती है, फैलती है। रात्रि के समय मरुस्थलों में जहां जलवाष्प की कमी है, वातावरण में आर्द्रता की कमी है, तो कहते हैं कि वायुमंडल अपेक्षितया स्वच्छ है। वाटर वेपर्स, पहले वाटर वेपर्स पे ध्यान दें आप, जलवाष्प पे। मान लीजिए कि एक क्षेत्र ये है, दूसरा क्षेत्र ये है, यहां के वायुमंडल में जलवाष्प है, यहां के वायुमंडल में जलवाष्प की कमी। एरिया ए और एरिया बी, यहां पर जलवाष्प है और यहां पर जलवाष्प की कमी है वायुमंडल में। वाटर वेपर्स आर कॉल्ड एज ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ। जलवाष्प को पृथ्वी का कंबल कहा जाता है। और कंबल का क्या काम है? शरीर से निकलने वाली ऊष्मा को संचित करके शरीर को गर्म करना। अब देखिए, यह जलवाष्प सूर्य की से आने वाली किरणों के लिए तो यह ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं,
और धरातल को गर्म करते हैं दिन के समय। सूर्य से किरणें आ रही हैं, किरणों को ये धरातल तक आने देते हैं। शॉर्ट वेव्स के रूप में किरणें आ रही हैं, लघु तरंगों के रूप में किरणें आ रही हैं, धरातल को ये गर्म कर रही हैं दिन के समय। धरातल गर्म होने के उपरांत जब धरातल ऊष्मा छोड़ती है, पार्थिव विकिरण होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होते, तो यहां से निकलने वाली ऊष्मा ये देखिए धीरे धीरे जब वायुमंडल में जाने लगती है तो यही जलवाष्प इन दीर्घ तरंगों को, पृथ्वी से निकलने वाली इन दीर्घ तरंगों को होल्ड कर लेते हैं, इन्हें ऊपर जाने नहीं देते और वातावरण का तापमान क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ताप में वृद्धि करते, तापीय वृद्धि को ये प्रमोट करते। इसीलिए आप देखेंगे कि जब आकाश में मेघ छाए होते हैं तो वो रातें गर्म हो जाती। बोलो क्या? आकाश में जब मेघ छाए होते हैं तो वो रातें गर्म हो जाती। क्यों? वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है, सूर्य से आने वाली किरणों के लिए पारदर्शी है। पृथ्वी को गर्म करने के उपरांत जब वहां से ऊष्मा किरणों के रूप में निकलती हैं तो उसके लिए वो अपारदर्शी हो जाते और पूरे वातावरण को गर्म कर देते। अब वैसे क्षेत्र जहां की वाटर वेपर्स की कमी है, जलवाष्प की कमी है, मरुस्थल का क्षेत्र है, जलवाष्प नहीं है, तो दिन में सूर्य की किरणें आई, धरातल गर्म हुआ, रात्रि के समय यहां से ऊष्मा किरणों के रूप में निकलने लगी। अब इनको रोकने वाला, होल्ड करने वाला जलवाष्प नहीं है, तो ये किरण फिर क्या होती है, वायुमंडल से स्पेस की ओर जाने लगती। परिणाम क्या होता है, रात भी उतनी ही ठंडी हो जाती। तो मरुस्थलों के दिन, मरुस्थलों के दिन, गर्म मरुस्थलों के दिन ग्रीष्मकाल और रात शीतकाल हो जाती। गौर कीजिएगा, गर्म मरुस्थलों के दिन ग्रीष्मकाल और रातें शीतकाल होती हैं। क्यों? क्योंकि वहां के वातावरण में, वहां के वायुमंडलीय वातावरण में जलवाष्प की कमी है। ठीक है। 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर्स, अधिकतम तापमान मान लीजिए कि मरुस्थलों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया मैक्सिमम टेम्परेचर, और मिनिमम टेम्परेचर ये मान लीजिए कि यहां पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गए 24 घंटे के अंदर, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मरुस्थलों के दैनिक तापांतर उच्च पाए जाते। क्यों? वाई डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज हाई इन ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड? इसलिए क्योंकि वहां के वातावरण में जलवाष्प की कमी, जलवाष्प न होने के कारण सूर्य की किरणें दिन में धरातल को बहुत अधिक गर्म कर दे दी, और रात्रि के समय उसी धरातल से जब ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, तो वातावरण को में ऊष्मा को रोकने वाला जलवाष्प नहीं है, तो रात बहुत ठंडी हो गई। तो मरुस्थलों के दिन ग्रीष्मकाल और रात शीतकाल होती। ठीक है। यहां पर जब हम देखते हैं कि दिन के समय सूर्य का ताप प्राप्त करके ऊष्मा को ग्रहण करके चट्टान की ऊपरी परत फैलती है, और रात में जैसे ही हुई वातावरण में जलवाष्प नहीं है, तो ये चट्टान जो एक्सपैंड करती है, यहां से ऊष्मा का तेजी से ह्रास होता है और ये तेजी से फिर ठंडी होने लगती। तो दिन में इस परत का जहां प्रसार हुआ, रात में तेजी से ठंडे होने के कारण इसी ऊपरी परत का क्या होता है, संकुचन होता है। तो दिन के समय प्रसार, रात के समय संकुचन। चट्टानें कैसी है, सॉलिड स्टेट में। परिणाम क्या होता, चट्टान की इस ऊपरी परत में क्रैक्स आते हैं, इनका ब्रेकडाउन होता है, ये टूटने लगती हैं, चटकने लगती हैं, और परिणाम क्या होता है कि यही ऊपरी परत धीरे से पूरी तरह से टूटकर आंतरिक परत से ये अलग हो जाती, अलग हो गई ये टूटकर। अब देखिए डिसइंटीग्रेशन हुआ,
चट्टान की ऊपरी परत दिन के समय तापमान प्राप्त करके फैल गई, रात्रि के समय तापमान कम हुआ तो संकुचित हुई। इस क्रम में चट्टानों में क्रैक्स पड़े, चट्टान की ये ऊपरी परत धीरे धीरे टूटकर अलग हो गई। ये क्या है? ताप। ताप क्या है? मौसमी तत्व है। तापमान बढ़ने के कारण प्रसार, तापमान कम होने के कारण संकुचन और चट्टानों का इस प्रकार से डिसइंटीग्रेशन। तो हम कह सकते हैं कि यह एक अनाच्छादन की प्रक्रिया है, अपक्षय। वेदरिंग इज द डिसइंटीग्रेशन एंड डीकंपोजिशन ऑफ रॉक्स बाय वेदर एलिमेंट्स। मौसमी तत्व है ताप, और उसी ताप के बढ़ने और घटने के कारण मरुस्थलों में चट्टान की ऊपरी परत टूट गई। चट्टानों के इस प्रकार से परत दर परत टूटने को, ध्यान दीजिए, चट्टानों के इसी प्रकार से परत दर परत टूटने की प्रक्रिया को जो मरुस्थलों में होती है, इसे एक्सफोलिएशन कहा जाता है। भौगोलिक शब्द है एक्सफोलिएशन, अपदलन, अपदलन, अपशल्कन। ओके, तो अपदलन में क्या है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स लेयर बाय लेयर इन ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर इन डेलाइट एंड वेरी लो टेम्परेचर इन नाइट। संसार के उष्ण मरुस्थलों में दिन के समय अत्यधिक तापमान और रात्रि के समय अत्यंत कम तापमान हो जाने के कारण चट्टानों के परत दर परत टूटने की प्रक्रिया ही क्या है? अपदलन है, अपशल्कन है, एक्सफोलिएशन। और इसी को प्याज आपने देखा है, प्याज में कई लेयर्स पाई जाती, कई परतें पाई जाती। प्याज की ऊपरी परत को हटाइए, आंतरिक परत सामने आ जाएगी, फिर उस परत को हटाइए, फिर आंतरिक परत आपके सामने आ जाएंगी। तो लेयर बाय लेयर चट्टानें यहां टूट रही हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट में। सो दिस वेदरिंग इज ऑल्सो नोन एज ओनियन वेदरिंग। ओनियन वेदरिंग, प्याज अपक्षय। अब मान लीजिए कि आप साक्षात्कार दे रहे हो और किसी मेंबर ने आपसे प्रश्न पूछ लिया, प्याज अपक्षय के विषय में आप क्या जानते हैं? अगर आपको जानकारी है एक्सफोलिएशन की, तब तो आप उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो आप सीधे कह पाएंगे कि ये प्याज में होने वाली कोई ना कोई बीमारी है। नहीं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स लेयर बाय लेयर इन ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर इन डे नाइट एंड वेरी लो टेम्परेचर इन नाइट। क्लियर हुआ? संसार के गर्म मरुस्थलों की चट्टानों में चट्टानों के परत दर परत टूटने की प्रक्रिया ही प्याज अपक्षय है, यही अपदलन है, यही अपशल्कन है, इसे ही ओनियन वेदरिंग कहते हैं और इसे ही एक्सफोलिएशन कहते हैं। तो एक्सफोलिएशन क्या है? अपक्षय है, अपक्षय है, वेदरिंग है, तापमान बढ़ने और घटने के कारण, मौसमी तत्व तापमान के बढ़ने और घटने के कारण चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया है। लिसन, तो स्पष्ट है कि वेदरिंग क्या होती है। गौर करें। अपर्दन, अपर्दन, इरोजन, erosion is also the process of disintegration and decomposition of rocks. अपर्दन भी चट्टानों के विखंडन और वियोजन की प्रक्रिया है। इसमें भी विखंडन होगा चट्टान का, इसमें वियोजन होगा चट्टान का। अब देखिए दो शब्द है, डिसइंटीग्रेशन एंड डीकंपोजिशन, विखंडन और वियोजन। जब भी हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, चट्टानों का विखंडन, इसका सीधा अभिप्राय है कि चट्टानों में जो टूट फूट की क्रिया हुई है उस दौरान किसी भी प्रकार का केमिकल चेंज नहीं हुआ, केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ।
हमने पढ़ा था कि रॉक्स आर द सॉलिड मटेरियल ऑफ अर्थ क्रस्ट, दे आर कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल्स आर कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स। तो चट्टान जो खनिजों से बने हैं, जब अपने खनिजों के सहारे सीधे वो टूट जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, टूट फूट होती है, तो उसी को हम कहते हैं विखंडन। अब चट्टानों का वियोजन क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स किसे कहेंगे? कोई भी चट्टान है, अगर उसमें सड़ने गलने की प्रक्रिया हो रही है, इसका मतलब है कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही, तभी वो सड़ और गल रहे, तो उसी को कहते हैं वियोजन, डिकम्पोजिशन। अब जैसे मान लीजिए लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है, और कोई भी ये चूना पत्थर की चट्टान मान लीजिए, और इस पर आप वाटरिंग करें, इस पर आप जल डालें, परिणाम क्या होगा? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, और ये चूना पत्थर क्या होगी? सड़ने गलने लगेंगी। जब ये सड़ने गलने लगेंगी चूना पत्थर, तो इसी प्रोसेस को हम कहेंगे डिकम्पोजिशन। इरोजन में, अपर्दन में चट्टानों का विखंडन और वियोजन सुनिश्चित होता है, और ये अपर्दन की प्रक्रिया पृथ्वी की बाह्य शक्तियों के द्वारा की जाती है, बाह्य शक्तियों के द्वारा की जाती है। एक्सटर्नल फोर्सेज आर इंगेज्ड इन डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। अब जैसे मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि ये कोई नदी है, नदी का प्रवाह है, नदी की जलधारा प्रवाहित, रनिंग वाटर, ह्यूमिड रीजन है, आर्द्र प्रदेश है, क्लाइमेट कैसी है? आर्द्र है। इन ह्यूमिड रीजन रनिंग वाटर आर मेन इरोजनल एजेंट। आर्द्र प्रदेशों में प्रवाहित जल मुख्य अपर्दनकर्ता शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। अब ये रनिंग वाटर इज फ्लोइंग ऑन अर्थ सरफेस, पृथ्वी के धरातल पर यह जल प्रवाहित हो रहा है। जब धरातल पर जलीय प्रवाह होंगे तो धरातल पर घर्षण होंगे, फ्रिक्शन होंगे। इसे भौगोलिक भाषा में एब्रेजन कहा जाता है। एब्रेजन, अपघर्षण, अपघर्षण कहते हैं। चट्टानें क्या होंगी? टूटेंगी। जल प्रवाहित हो रहा है, धरातल पर घर्षण कर रहा है, चट्टानों का डिसइंटीग्रेशन होगा, चट्टान टूटती। अब ये टूटे हुए चट्टानी टुकड़े नदी के मार्ग के, ये आपस में भी टकराते हैं, और आपस में जब टकराकर ये टूटते हैं तो उसे कहा जाता है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण, एट्रिशन। ठीक है। तो जलधारा ने एब्रेजन किया, जलधारा ने एट्रिजन किया, अपघर्षण किया, सन्निघर्षण किया। अब इस जलधारा के मार्ग में अगर चट्टानें सॉल्युबल हैं, घुलनशील हैं, तो वो उनको घुलाती भी। ठीक है। वियोजन होगा, सड़ने और गलने की प्रक्रिया, गलाती हैं। मान लीजिए लाइमस्टोन है, जल प्रवाहित हो रहा है, तो क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगी। ये पृथ्वी की वायु शक्ति जो रिवर के रूप में आप देख रहे हैं, नदी के रूप में देख रहे हैं, प्रवाहित जल के रूप में देख रहे हैं आंध्र प्रदेश में, ये चट्टानों का विखंडन कर रही है, चट्टानों का वियोजन कर रही है, और उन विखंडित और वियोजित चट्टानी टुकड़ों का नदी की जलधारा परिवहन भी करती। क्या करती है? परिवहन। उसका परिवहन भी करती। ओके। मात्र परिवहन ही नहीं करती, जहां पर नदी की जलधारा का वेग कम हो जाता है, उसके चट्टानों के वहन की शक्ति कम हो जाती है, वो वहां पर ले जाकर उसका जमाव भी करती है। जमाव करती है मतलब निक्षेपण, डिपोजिशन करती, निक्षेपण करती। ओके। तो अपर्दन वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन होगा, जिसमें चट्टानों के वियोजन होंगे, विखंडित और वियोजित चट्टानों का परिवहन होगा, और फिर उनका निक्षेपण होगा, जमाव होगा।
ठीक है। तो पृथ्वी की बाह्य शक्तियों के द्वारा चट्टानों के विखंडन, वियोजन, परिवहन और निक्षेपण की संपूर्ण प्रक्रिया को हम अपर्दन के रूप में जानते हैं। फिर से ध्यान दें, गौर कीजिए। अपक्षय और अपर्दन दोनों में फर्क है। इसमें भी चट्टानों का विखंडन और वियोजन होगा, इसमें भी चट्टानों के विखंडन और वियोजन होंगे। ये पृथ्वी पर चट्टानों के जो अपक्षय है, विखंडन और वियोजन है, वे मौसमी तत्व के प्रभाव से देखने को मिल रहे हैं, सामान्यतः मौसमी तत्व के प्रभाव से। और ये जो अपर्दन है यानी चट्टानों का विखंडन और वियोजन है, ये पृथ्वी की वाह्य शक्ति के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है, वाह्य शक्ति के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है। अब एक और मौलिक अंतर दोनों के बीच का महत्वपूर्ण, इसमें चट्टानें विखंडित और वियोजित होकर अपने मूल स्थान पर ही रह जाती, उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, उनका परिवहन नहीं होता। अपने मूल स्थान पर ही चट्टानें विखंडित और वियोजित होकर रह जाती हैं। लेकिन इसमें क्या है, पृथ्वी की वाह्य शक्तियां गतिशील है और ये गतिशील शक्तियां उन विखंडित और वियोजित चट्टानी कणों का परिवहन करती है, यानी यहां से ये दूसरे स्थान पर ले जाकर इनका जमाव करती। तो इसमें निक्षेपण की प्रक्रिया शामिल है, परिवहन की प्रक्रिया शामिल है। यहां क्या है, ये स्वस्थानिक, चट्टान टूट फूटती है और वहीं अपने स्थान पर ही स्थित हो जाती है। तो ये दोनों में फर्क दिखाई देते हैं। तो अनाच्छादन क्या है, ये हमने देख लिया। अनाच्छादन पृथ्वी की वाह्य शक्तियों के द्वारा धरातल के समतलीकरण की प्रक्रिया है और अपक्षय और अपर्दन दो रूपों में ये आपको दिखाई देता है। ठीक है, अपक्षय क्या है ये हमने देखा, अपर्दन क्या होती है इसके विषय में हमने जाना कि अपर्दन क्या होती है। प्याज अपक्षय किसे कहते हैं ये आपने देखा, ओनियन वेदरिंग किसे कहते हैं, अपदलन एक्सफोलिएशन क्या है, अपसल्कन क्या है। तो गर्म मरुस्थलों में चट्टानों के परत दर परत टूटने की प्रक्रिया को ही हम ओनियन वेदरिंग कहते हैं। क्यों होता है ये, इसलिए क्योंकि मरुस्थलों के वातावरण में जलवाष्प की कमी है और जलवाष्प पृथ्वी के कंबल होते हैं। इनके न होने के कारण दैनिक तापांतर उच्च होता है, दिन में बहुत अधिक तापमान और रात्रि में बहुत कम तापमान। परिणाम क्या होता है, दैनिक तापांतर उच्च होने के कारण दिन में चट्टानें फैलती हैं और रात्रि में चट्टानें तापमान कम हो जाने के कारण संकुचित होती है और इस क्रम में चट्टानों की ऊपरी परत टूटती है और परत दर परत इस प्रकार से टूटने की प्रक्रिया ओनियन वेदरिंग के रूप में आइडेंटिफाई होती है। एक्सफोलिएशन कहते हैं इसे, अपदलन कहते हैं, अपसल्कन कहते हैं। ठीक है, गौर कीजिए। गॉर्ज और कैनियन ये दो शब्द हैं, भौगोलिक शब्द हैं। ये दोनों स्थलाकृति हैं, गॉर्ज एंड कैनियन है क्या, नदियां हैं। मान लीजिए कोई नदी है और वो नदी अपने पर्वतीय मार्ग में, अपने पर्वतीय मार्ग में, ये देखिए नदी की जलधारा का प्रवाह, पर्वतीय मार्ग में प्रवाहित होने वाली ये नदी, इसके मार्ग का ढाल अधिक है। ढाल अधिक होने के कारण जल का वेग अधिक है। नदी कहाँ है, पर्वतीय मार्ग में, पर्वतीय मार्ग में प्रवाहित हो रही है नदी। क्या होगा, ढाल की अधिकता है, ढाल की अधिकता है। इसका परिणाम क्या होगा, जल का वेग अधिक, जलीय वेग तीव्र, वेग तीव्र। अब देखिए ढाल की अधिकता है तो चट्टानों पर कटाव कैसे होंगे, लंबवत कटाव होगा, चट्टानों का लंबवत अपर्दन होगा। ढाल की अधिकता और इस कारण से यहां पर लंबवत अपर्दन, लंबवत अपर्दन, चट्टानों का लंबवत अपर्दन हो रहा है।
नदियों के पर्वतीय मार्ग में ढाल की अधिकता के कारण जलीय वेग अधिक है, चट्टानों का लंबवत अपर्दन हो रहा है। यहां नदी अपने मार्ग में चट्टानों को जब काटती है तो देखिए इस प्रकार से एक घाटी का निर्माण कर देती, इस प्रकार से एक वैली का फॉर्मेशन करती है, घाटी का निर्माण करती है। गौर कीजिए, ये घाटी बनती है, ये वी शेप्ड घाटी बनती है, वी आकार की घाटी बनती है। गौर से देखें आप, ये घाटी नदी की जलधारा ने चट्टानों को कट किया, चट्टानें कट रही हैं और चट्टानों के कटने के उपरांत आप देखिए ये घाटी का निर्माण। ये नदी पर्वतीय मार्ग में चट्टानों को काटते हुए जब एक वैली का फॉर्मेशन करती है, वैली किस प्रकार की है तो वी शेप्ड वैली है, वी आकार की घाटी है। देखिए वी शेप्ड वैली। नदियों के मार्ग में पाए जाने वाले इस वी शेप्ड वैली को ही गॉर्ज के नाम से जाना जाता है, इसे ही कैनियन कहते हैं। जब यह घाटी अधिक सक्रिय होती है तो यह गॉर्ज के रूप में जानी जाती है। प्रारंभिक अवस्था में यह वी शेप्ड वैली कुछ आई आकार की घाटी के रूप में आपको दिखाई देगी। धीरे धीरे चट्टानों का कटाव होता चला जाएगा और चट्टानों के धीरे धीरे कटाव का परिणाम यह होगा कि घाटी का आकार विस्तृत होगा, घाटी अत्यधिक गहरी होती चली जाएगी और जब अत्यधिक गहरी होती चली जाएगी तो उस घाटी को कैनियन के नाम से जाना जाएगा। ओके, सो गॉर्ज एंड कैनियन आर वी शेप्ड वैली। Gorge and canyon are V-shaped valley. They are formed by the vertical erosional work of rivers in their mountainous course. Listen again. गॉर्ज और कैनियन वी आकार की घाटियां हैं। वे नदियों के द्वारा उनके पर्वतीय मार्ग में चट्टानों पर लंबवत अपर्दन से विकसित होती है। When valley is narrow then named as gorge. जब घाटी सक्रिय होती है तब इसे हम गॉर्ज कहते हैं। एंड एन एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ गॉर्ज इज नेम्ड एज कैनियन। और गॉर्ज के विस्तृत स्वरूप को ही हम कैनियन के नाम से जानते हैं। गौर कीजिए, ये नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है और यहां पे रॉकी माउंटेन्स है, रॉकी पर्वत। यहां रॉकी पर्वतमाला से एक नदी निकलती है संयुक्त राज्य अमेरिका की, कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी है, रॉकी पर्वतमाला से निकलती है। यहां देखिए गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में आकर गिरती। यह कोलोराडो नदी रॉकी पर्वतमाला, इस रॉकी पर्वतमाला की चट्टानों को काटती है। ये रॉकी पर्वतमाला इसकी चट्टानों को काटती है और काट करके इस प्रकार के कैनियन का निर्माण करती है और उस कैनियन को हम कहते हैं ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन। सो रिवर कोलोराडो ऑफ यूएसए इज फॉर्मिंग वर्ल्ड फेमस ग्रैंड कैनियन by the vertical cutting of rocks of Rocky Mountain system. River is originating from Rocky Mountain system and is draining in Gulf of California of USA. ठीक है, तो आज कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की। देखा आपने कि गॉर्ज क्या होती है, कैनियन क्या होती है, आपने देखा कि डेनुडेशन क्या है, अनाच्छादन क्या होती है, वेदरिंग के विषय में हम लोगों ने जाना कि अपक्षय क्या है, फिर हमने जाना कि इरोजन किसे कहते हैं, अपर्दन किसे कहते हैं। तो ये तमाम कुछ मौलिक अवधारणाओं की चर्चा हम लोगों ने की। इसी कड़ी को हम आगे भी जारी रखेंगे और भूगोल की कुछ अन्य महत्वपूर्ण मौलिक संकल्पनाओं पर निरंतर चर्चा करते हुए भूगोल के पाठ्यक्रम का हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे फॉर यू। हम लोग फिर मिलेंगे।